नाज़रीन, जब बीजेपी ने इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाई, नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, तो एक राग जो सबसे ज़्यादा अलापा गया, सबसे ज़्यादा, वो था शाइनिंग इंडिया, यानी चमकता दमकता खूबसूरत बॉलीवुड प्रोडक्शन की तरह चकाचौंध कर देने वाला इंडिया। लेकिन ये सिर्फ एक झूठ है, शराब है, झूठा ख्वाब है। हकीकत क्या है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सच ये है कि मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ ने भारत को शाइनिंग से डाइंग इंडिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ किसी की जान महफूज है, न माल। भारतीय सड़कों पर, गलियों में, बसों में, शहरों में, गाँव में, देहात में, हर जगह इज्जतें हो रही हैं पामाल। लेकिन भारतीय हुकूमत को है सिर्फ हिंदुत्वा बनाने का ख्याल। वाकई मोदी जी, कोई मुकाबिल नहीं आपका, दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं है। आज का भारत ऐसा शाइनिंग है कि उसकी स्याही देखकर दिल बकायदा दहल जाता है। कहते हैं कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं। आज मोदी की मेहरबानियों से भारत में कुफर भी है, जुल्म भी, और सबसे बढ़कर नाइंसाफ़ी भी। बाबरी मस्जिद की शहादत एक बड़ा सानहा था। इस केस में ताख़ीर भी हुई और इंसाफ का कत्ल भी हुआ। भारतीय अदालत ने 32 के 32 मुल्जिमान को बरी करके, मैं कह सकती हूँ ना कि इंसाफ का गला अपने हाथों से घूंट दिया। आप तमाम लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। अब आप ये बताएं कि ये शाइनिंग इंडिया है या फिर डाइंग इंडिया। दुनिया में भारत की एक और नई, या आप कह लें भयानक पहचान है, रेपिस्तान। रेपिस्तान, रेपिस्तान। बस में ज्यादती के वाक़ये ने बाकायदा दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन हुआ क्या, एक के बाद एक वाक़या भारत के मुंह पर बाकायदा कालक मलता रहा। अब हाथरस गैंग रेप वाक़ये से, इस वाक़ये ने इस कालक में, इस स्याही में मजीद इजाफा कर दिया। दलित लड़की के साथ होने वाले जुल्म पर रियासत को हरकत में आना चाहिए था, मुजरिमों को निशाने इबरत बनाना चाहिए था। मगर हुआ क्या? बीजेपी के रहनुमा इस वाक़ये पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को मुतासरा खानदान से मिलने, जब वो मिलने गए तो खुद पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बना दिया। सोचे जरा, आम आदमी की तो यहाँ कोई औकात ही नहीं है। अब मोदी जी, आप ही बताएं, क्या क्या इसको कहते हैं आप शाइनिंग इंडिया? क्या ये शाइनिंग इंडिया है या ये डाइंग इंडिया है? तो आपने बहुत कुछ बोला। मैं 3-4 पॉइंट जो आपने शुरू किया था, आपने हाथरस के हादसे का जिक्र किया। हमें खुद बड़ी शर्म आती है कि एक लड़की का रेप हुआ, वो भारत की बेटी थी, इसलिए नहीं कि वो दलित थी जी। ऐसा एक केस 2012 में भी हुआ था। वो लड़की ना दलित थी ना वो माइनॉरिटी की थी। ये तो जो रेपिस्ट हैं वो हैवानियत के शिकार होते हैं, हवश के शिकार होते हैं। उनके लिए मजहब या जाति का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी कोई हुआ है वो हमें खुद शर्म आती है, और कानून के नीचे उनको पूरी सजा मिलेगी। दूसरा, मोदी साहब को ये तो पहली बार नहीं जो आप लोग उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हो। वो एक कहावत है, जितना लंबा पेड़ होता है उसका हवा ज्यादा लगती है। मोदी साहब अच्छे लीडर हैं, यही वजह है कि आप उनसे ज्यादा नाखुश रहते हो। गर्मी में हवा गर्म होती है सर। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। शाइनिंग इंडिया का गर्मियों में हवा बहुत गर्म हो जाती है। जैना साहब, अब अभी भी मोदी साहब को एक अच्छा लीडर कहेंगे। शाइनिंग इंडिया का नारा 2004 में लगा था। यस, मोदी साहब ने जरूर कुछ इरादे थे, सपने दिखाए थे। डेमोक्रेसी में 100% सपने पूरे नहीं होते, लेकिन देश ने तरक्की बहुत करी है। चाहे वो सैनिटेशन का मामला हो, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन का, डिजिटाइजेशन का, वो बहुत तरक्की की जिसकी आप बात नहीं करोगे। दूसरा, आपके देश में जुल्म ने भी बड़ी तरक्की की है, नाइंसाफी ने भी बड़ी तरक्की की है। दहशतगर्दी की बात ब्रिगेडियर साहब ने की, वो मैं कंसीड करता हूँ। जितनी महारत आपको दहशतगर्दी के बारे में, हमको उतनी नहीं है। आप ज्यादा जानते हो दहशतगर्द कैसे होते हैं, क्या करते हैं। आपके साथ तो वो रहते हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप बोलने की खासियत रखते हैं तो सुनने की भी सहन शक्ति रखिए। आपने पॉइंट रेज किया है, जी प्लीज सुनाइए, शाइनिंग इंडिया के ऊपर आपने पॉइंट रेज किया है कि आपको शाइनिंग इंडिया दिखता। ये जब पाकिस्तान भारत का पार्ट था तब से एक कहावत चली आ रही है, सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही दिखता है। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंधे को सब कुछ काला ही दिखेगा, शाइनिंग नहीं दिखेगा।
मेरे को इससे ज्यादा शाइनिंग इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहना। आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपने कहा कि आप जुल्म और नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड ओवर ये बात प्रूव हो चुकी है कि नाइंसाफी और जुल्म एक्चुअली कहाँ हो रहे हैं, तो इस पर भी मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। आपका जो ये टेररिज्म से रिलेटेड बात है और आपने वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि दहशतगर्द, देखिए पाकिस्तान पिछले 50 से 70 साल कोशिश कर चुका है कि दहशतगर्दी को ऑफिशियली सपोर्ट दे दे, क्योंकि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके एक्स प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, तो कि आप लोग ऑफिशियली दहशतगर्दी को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं और करते आए। तो इसलिए मैं राज कादियान सर की बात की इज्जत रखूंगा। दहशतगर्दी में आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ा इल्जाम है जो आप लगाते हैं हमेशा। नहीं, एक मिनट सुन ले। ये जो ब्रिगेडियर साहब थे, हमारी इंडियन आर्मी की रेपुटेशन है कि अफसर जो होता है ही इज ऑलवेज अ जेंटलमैन, ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। आप बड़े छोटे किस्म के कोई नजर आ रहे हैं मुझे कि आप ढूंढ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन था। मुझे लगता है शायद आपके यहाँ अपब्रिंगिंग ही इतनी है कि आप हर चीज के अंदर किसी के बाप को ढूंढ रहे हैं। ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात हो गई आज कि मुझे आप जैसे इंसान के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ रहा है जो एक्चुअली कैरेक्टर का इतना गिरा हुआ है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर के बाप को ढूंढ रहा है। नहीं, ऐसे जातियाती बात नहीं होगी। एक मिनट कर्नल साहब, बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। मेरे मेहमान है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये नहीं कि वो पाकिस्तान से हैं। अगर मेरा वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी आपको इस तरह बात करेगा आपके कैरेक्टर पे, तो मैं उनको भी इसी तरह टोकूंगी। ये कैरेक्टर पे और ये इस तरह के शख्स के साथ बैठा, ये मैं अपने प्रोग्राम में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको देना पड़ेगा। चलिए, मैं ब्रिगेडियर साहब से अपनी बातों का जवाब लूंगी। वो सुन रहे हैं, ये उनकी आला जरफी है कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो फिर भी सुन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये उनकी आला जरफी है। जी कंप्लीट कीजिए कर्नल साहब। इंसानियत की ठेकेदारी अगर पाकिस्तान करने लगा तो मुझे बताइए पूरे वर्ल्ड का भला हो जाएगा कि आपको FATF सिर्फ टेररिज्म की वजह से फेस करना पड़ रहा है। हालांकि मेरे जैसे आदमी अभी भी कहते हैं कि अगर FATF जैसी चीज पाकिस्तान पे लगे, भगवान करे ना लगे, क्योंकि उसको मौका मिलना चाहिए कि वो इस टेररिज्म, इस दहशतगर्दी से बाहर आ पाए। जहां तक आपने बात करी है जूते और तमाचों की, तो वो मेरे को लगता है ब्रिगेडियर साहब का अपना पर्सनल स्टैंडर्ड है कि वो उसी लेवल की बात कर पाएंगे जहां तक उनकी ग्रोथ हुई है। आपने बाकी बाबर कादरी को मार दिया गया, देखिए बड़े दुख की बात है। मुझे बताइएगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक बड़ा सानिया था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब उस केस में ताखीर भी हुई, इंसाफ का बाकायदा कत्ल भी हुआ आपके बड़े देश हिंदुस्तान में, भारत में। अब भारतीय अदालत ने 32 के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ है कि अदालत ने कानून नाफिज जिम्मेदार से कानून आपको जहां से मिलेगा इंसाफ, उन्होंने ही इंसाफ का गला घोंट दिया, मतलब सबको रिहा कर दिया, बरी कर दिया। मुझे बताएं कि बाबरी मस्जिद के मामले पे इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर फिजा, मैं बड़े मुख्तसर तरीके से 4 पॉइंट के जवाब दूंगा जो आप लोगों ने पूछे। पहला, बाबरी मस्जिद का केस 28 साल चला था। फिर हमारी सबसे ऊपर वाली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि यहाँ पर पहले मंदिर था, बाबरी मस्जिद बाबर के टाइम पर बनाई गई थी। उस जजमेंट को सबने माना है, किसी ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज हो सकता था, उसका रिव्यू मांगा जा सकता था, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। दूसरा, जहाँ तक आप 28 को बरी की बात कर रहे हैं, जो कोर्ट के पास एविडेंस था वो जजमेंट आया है। ये तो लोअर कोर्ट है, जो लोग इससे खुश नहीं वो इसको चैलेंज करेंगे। हमारे कोर्ट बड़ा फेयर सिस्टम है, हम देश को मिलिट्री कोर्ट के जरिए नहीं चलाते। दूसरी बात, पुलवामा का जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने कि हमने खुद कराया है। आपके जो चाहते आतंकवादी आपके पास बैठे हुए हैं, अजहर मासूद, उन्होंने तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जिम्मेवारी ली थी। वो लड़का हमारा जरूर था आदिल, लेकिन मेंबर था वो आपके आतंकवादी संस्था का। और ऐसा देश जिसके वजीर आजम और बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं नहीं बोला था। ऐसा मुल्क जिसके वजीर आजम, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी, ऐसा मुल्क जिसके वजीर आजम उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द को एक
शहादत का दर्जा देते हैं, वो किसी और पर उंगली उठाएं, ये तो बड़े हंसी की बात है। अगली बात, अगर आपको जो हमारा हाथरस का बेटी की मां रोती हुई नजर आती है, पड़ोस के प्रोटेस्टर नजर आते हैं, वो हमारी तरीके का एक अभिनंदन मार खा के वहां पे वापस आया तो उसको आप लोगों ने हीरो बना दिया। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कुलभूषण यहाँ पे जासूसी करने के लिए आया था, पकड़ा हमने, तो आप उसके हवाले से क्या बात करते हैं? उनके बारे में जरा कमेंट कर दीजिए ना। हमारा मीडिया फ्री है, इसीलिए सारी वीडियो आपके पास पहुंचती हैं। आपकी तरह हमने हिदायत नहीं दे रखी किसको मीडिया पर बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। सब लोग फ्री हैं जो